क्या फिल्में सिर्फ मनोरंजन होती हैं या वे हमारे समाज का आईना भी होती हैं? पसमानदा डेमोक्रेसी आपके लिए लेकर आ रहा है हर हफ्ते रविवार को एक खास फिल्म एनालिसिस पॉडकास्ट AI जनरेटेड पॉडकास्ट फॉर्मेट में। ये पॉडकास्ट उन फिल्मों और वेब सीरीज पर होगा जो समाज के छुपे सवालों, अनकही सच्चाइयों और जरूरी बहसों को सामने लाती हैं। यहाँ आपको स्टार रेटिंग या सतही रिव्यू नहीं मिलेगा। यहाँ होगी फिल्म की गहराई से पड़ताल, कहानी को सामाजिक मुद्दों से जोड़कर, उसके सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल पहलुओं को समझने की ईमानदार कोशिश। ये पॉडकास्ट आपको सिखाएगा कि पर्दे पर दिख रही दुनिया के जरिए हम अपने आसपास के समाज को कैसे पढ़ें, समझें और सवाल करें। तो जुड़े रहिए पसमानदा डेमोक्रेसी के साथ। हर रविवार सुनिए एक ऐसी फिल्मी बातचीत जो सोच को झकझोर दे। आज के फिल्म पॉडकास्ट का आनंद लें। द डीप डाइव में स्वागत है। मैं आज की इस गहरी पड़ताल के लिए सच में बहुत उत्साहित हूँ। मैं भी। आज का जो हमारा विषय है वो काफी अलग और दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो सतह से देखने पर बस एक हल्की फुल्की कॉमेडी लगता है, लेकिन असल में ये हमारे समाज के सबसे गहरे और जटिल हिस्सों की एक बहुत ही तीखी चीरफाड़ है। एकदम सही कहा। तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो पसमानदा डेमोक्रेसी वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख है। ये लेखिका पायल श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई फिल्म लापता लेडीज की एक समीक्षा है। हाँ, लेकिन श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है, ये कोई आम मूवी रिव्यू नहीं है। हाँ, मतलब अगर कोई सोच रहा है कि हम ये बात करेंगे कि फिल्म में गाने कैसे हैं या एक्टिंग कैसी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लेख दरअसल समाज, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, जाति व्यवस्था और नारीवाद के अलग अलग चरणों का एक बहुत ही गहरा समाज शास्त्रीय विश्लेषण है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत में ही एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि शोषक और शोषित की जो कहानी होती है उसमें हमेशा कोई बहुत बड़ी आक्रामकता होनी चाहिए। हाँ, कोई विद्रोह या सड़कों पर होने वाली बड़ी क्रांति होनी चाहिए। लेकिन ये लेख कुछ और ही कहता है। लेखिका पायल श्रीवास्तव इस आम धारणा को बहुत ही सलीके से चुनौती देती हैं। ये लेख हमें बताता है कि इंसानी भावनाएं और सामाजिक बदलाव इतने सीधे नहीं होते हैं। हर पल कोई बड़ी क्रांति नहीं हो सकती। मतलब क्रांति से पहले कुछ और भी जरूरी है? बिल्कुल। किसी भी बड़ी क्रांति से पहले जागरूकता की आवश्यकता होती है। जब हम समाज के बनाए हुए किसी ढांचे पे बिना सोचे समझे चल रहे होते हैं और अचानक किसी अजीबोगरीब पेच में फंस जाते हैं, जैसे कि इस कहानी में दो दुल्हनों का ट्रेन में बदल जाना। हाँ बिल्कुल, तब जाकर हमें उस ढांचे की खामियां साफ साफ दिखने लगती हैं। लेखिका ये स्थापित करती हैं कि कभी-कभी हास्य और जीवन की छोटी छोटी उलझनें समाज की इन खामियों को किसी बड़े या आक्रामक भाषण से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से उजागर करती हैं। ये सच में एक बहुत ही अलग नजरिया है, क्योंकि कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी विडंबना से होती है। दो लड़कियां जो लाल जोड़े और लंबे घूंघट में हैं, वो ट्रेन में बदल जाती हैं। अब लेखिका ने शुरुआत में ही एक भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया है, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता। हाँ, ये शब्द अक्सर अकादमिक चर्चाओं में आता है। तो इस लेख के संदर्भ में एक ट्रेन के अंदर होने वाली इस कॉमेडी का इस भारी शब्द से क्या लेना देना है? यहीं से लेखिका का असली विश्लेषण शुरू होता है। वो घूंघट जिसके कारण ये पूरी अदला बदली हुई, वो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। तो फिर वो क्या है? लेखिका समझाती हैं कि ये पितृसत्ता का वो हथियार है जो एक औरत की पहचान को पूरी तरह से मिटा देता है। जरा सोचिए, जब एक औरत का चेहरा ही नहीं दिख रहा तो उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान कैसे हो सकती? मतलब उसका वजूद ही उस घूंघट के पीछे छिप गया है। बिल्कुल। और ब्राह्मणवादी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये ढांचा सिर्फ पुरुषों के वर्चस्व तक सीमित नहीं है। ये जाति और संस्कारों के नाम पर महिलाओं को ये यकीन दिलाता है कि इसी घूंघट में उनका सम्मान है। समाज ने ये नियम बना दिया है कि अच्छे घर की लड़कियां ऐसे ही रहती हैं। ओहो, अब समझ आया। तो चलिए इसी अच्छे घर की लड़की वाले विचार को कहानी के पहले किरदार के जरिए समझते हैं। लेखिका ने मुख्य रूप से 3 महिलाओं की लापता कहानियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। जी, फूल, जया और मंजूमाई। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं फूल के किरदार की। अगर हम लेख को देखें तो फूल का किरदार नारीवाद की पहली सीढ़ी को दर्शाता है। वो एक बहुत ही सरल लड़की है। उसे समाज के बनाए इन रिवाजों से
कोई परेशानी नहीं है। बल्कि वो तो इन रिवाजों का पालन करने में गर्व महसूस करती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है और जिस पर लेखिका ने भी जोर दिया है, वो ये है कि फूल को अपने पति के गांव का नाम तक नहीं पता है। ये सच में चौंकाने वाला है। मतलब कोई कैसे उस जगह का नाम भूल सकता है जहाँ उसे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। यही तो वो ढांचा है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। फूल का गांव का नाम ना जानना कोई भूलने की बीमारी नहीं है। तो ये क्या है? ये उस गहरी कंडीशनिंग का नतीजा है जहां लड़कियों को ये सिखाया ही नहीं जाता कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। लेखिका बहुत ही बारीकी से समझाती हैं कि फूल को इस बात का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि उसे इस बात पर गर्व है कि उसे घर चलाने की और खाना बनाने की अच्छी शिक्षा दी गई है। लेकिन जब वो एक अनजान स्टेशन पर छूट जाती है और उसे मंजूमाई नाम का किरदार ताना मारती है, तब फूल का सामना पहली बार अपनी असलियत से होता है। मंजूमाई उसे एहसास दिलाती है कि भले घर की लड़की वाली जो सीख उसे दी गई थी, वो असल में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। समाज ने लड़कियों को इतना अक्षम बना दिया है कि वे खुद से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक नहीं जा सकती। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब जिंदगी में सचमुच की कोई मुश्किल आती है तो पति का नाम न लेने की हिदायत या हमेशा घूंघट में रहने वाली बातें किसी काम नहीं आती। एकदम सही। फूल अचानक खुद को एक ऐसी जगह पाती है जहाँ उसे अपनी पहचान खुद बनानी है। लेखिका ने उस दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है जब फूल स्टेशन पर कलाकंद बनाकर बेचती है। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को जब वो पहली बार अपनी हथेली पर देखती है, वो क्या पल है। वो उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव होता है। लेकिन एक सवाल है, लेखिका इसे नारी सशक्तिकरण का पहला चरण क्यों मानती है? क्या पैसे कमाना ही सब कुछ है? पैसे कमाना सिर्फ एक आर्थिक लेन देन नहीं है। लेखिका के अनुसार वो पैसा फूल के लिए आत्मसम्मान का पहला स्वाद है। वो ये सीख जाती है कि अब वो अपने साथ कोई फ्रॉड नहीं होने देगी, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण वो दृश्य है जहां वो भीड़ में अपने पति को उसके नाम से पुकारती है। बिल्कुल। भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में जहां पति का नाम लेना एक पाप या वर्जित माना जाता है, वहां एक औरत का भरी भीड़ में अपने पति का नाम लेना सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो अपने वजूद की घोषणा है। वो अपने पति को नाम से पुकारकर खुद को हमेशा के लिए लापता होने से बचा लेती है। हाँ, लेकिन लेख ने एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी है कि फूल अभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं है ना? हाँ, लेखिका स्पष्ट करती हैं कि फूल पितृसत्ता से पूरी तरह अलग नहीं हो पाई है। उसकी दुनिया अभी भी उसके पति के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसका सशक्तिकरण इस बात में है कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है, लेकिन अब बिना डरे और बिना घूंघट के। उसकी आजादी अभी भी उस सामाजिक ढांचे के भीतर ही सीमित है। दिया बिल्कुल बदल जाता है। जया का किरदार पूरी तरह से अलग है। हाँ, जया फूल से बिल्कुल अलग है। वो कोई मासूम लड़की नहीं है जो गलती से खो गई है। लेखिका के अनुसार जहाँ फूल अपने पति को ढूंढ रही है, वहीं जया जानबूझकर लापता रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। ऐसा क्यों? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है जया की जागरूकता का स्रोत और उसका उद्देश्य। जया बहुत अच्छी तरह जानती है कि घूंघट का इस्तेमाल कब खुद को छिपाने के लिए करना है और कब उसे हटाना है। उसे स्थिति को संभालना आता है। बिल्कुल। लेखिका रेखांकित करती हैं कि फूल को जहां मंजूमाई के कड़वे तानों ने जागरूक किया, वहीं जया को जागरूक करने का काम उसकी किताबों ने किया है। वो आगे पढ़ना चाहती है, खेती में कुछ नया करना चाहती है। तो क्या इसका श्रेय सिर्फ किताबों को जाता है? क्योंकि हम तो हमेशा यही सुनते हैं कि किताबें इंसान को आजाद करती हैं। यही लेखिका एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। वे लिखती हैं कि जया जैसी लड़कियों को उड़ान भरने का जो अवसर मिला है, उसका असली श्रेय सिर्फ कुछ किताबों या उसकी अपनी इच्छा शक्ति को नहीं जाता। तो फिर किसे जाता है? लेखिका के अनुसार इसका श्रेय भारतीय संविधान को जाता है। इसका श्रेय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे महान समाज सुधारकों के संघर्षों को जाता है, जिन्होंने तमाम गालियां और पत्थर खाकर भी महिलाओं को पढ़ाने का रास्ता खोला। और बाबा साहब अम्बेडकर का भी जिक्र है इसमें। हाँ बिल्कुल। सबसे बढ़कर ये श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए उन कानूनों को जाता है जो महिलाओं को अधिकार देते हैं। लेखिका इस बात पर जोर देती हैं कि फिल्म में जब जया का पति उसे परेशान करता है तो वो अंततः पीछे हट जाता है। क्यों? किसी हृदय परिवर्तन की वजह से तो बिल्कुल नहीं। सही कहा। वो पुलिस और कानून के डर से पीछे हटता है। ये है संस्थागत ताकत। ये एक बहुत ही जरूरी संदर्भ है। मतलब ये सिर्फ एक लड़की की व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम की जीत है जो सदियों के संघर्ष के बाद खड़ा किया गया है। लेकिन लेख में जया के इस किरदार को लेकर रोजगार और आज के डेटा की भी कुछ बात की गई है जो बहुत चिंताजनक है। वो क्या कनेक्शन है? वो कनेक्शन आज के समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है।
लेखिका याद दिलाती हैं कि आज हम देखते हैं कि लड़कियां हर साल बोर्ड परीक्षाओं में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, वे टॉप कर रही हैं, शिक्षा में वे आगे हैं। हाँ, खबरें तो यही आती हैं। लेकिन जब हम रोजगार का डेटा उठाकर देखते हैं, जिसे वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कहते हैं, तो जया जैसी लाखों लड़कियां वहां लापता नजर आती हैं। ओहो, मतलब डिग्री होने के बावजूद वे काम नहीं कर रही। या तो काम कर नहीं रही या उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा। लेखिका का तर्क है कि कौशल और शिक्षा होने के बावजूद अगर महिलाएं वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो सशक्तिकरण सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। श्रोताओं के लिए ये सचमुच सोचने वाली बात है कि हमारे समाज में कितनी जया आज भी घरों के अंदर डिग्री लेकर बैठी हैं। अब आते हैं इस कहानी के उस किरदार पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा झकझोरा, मंजू माई। वो किरदार बहुत पावरफुल है। हाँ, स्टेशन पर चाय समोसे बेचने वाली एक अकेली औरत। लेखिका उन्हें इस पूरी कहानी का सबसे प्रभावशाली और जटिल किरदार मानती हैं। वो महिला जिसने भले घर की लड़की वाले फ्रॉड को बहुत पहले ही समझ लिया था, लेकिन मंजू माई के किरदार में इतनी कड़वाहट क्यों है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो मंजू माई का नारीवाद किसी स्कूल या किताब से नहीं आया है। ये रोजमर्रा की जिंदगी, हिंसा और धोखे की दी हुई बहुत ही कड़वी सीख है। उनके अपने अनुभव बहुत दर्दनाक रहे हैं। हाँ, लेखिका विश्लेषण करती हैं कि मंजू माई आत्मनिर्भर थी, अपने पैसे खुद कमाती थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने ही पति और बेटे द्वारा होने वाली शारीरिक हिंसा का शिकार थी। उनके अपने ही कमाए पैसों पर जब उन्होंने पति और बेटे का हिंसक अधिकार देखा, तो उनका स्वाभिमान जाग उठा और इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लेखिका यहाँ एक बहुत ही तीखा सवाल पूछती हैं, जो हर उस घर के लिए है जहाँ औरतें चुपचाप सब कुछ सहती हैं। वे लिखती हैं कि अक्सर घरों में औरतें सिर्फ इसलिए हिंसा सहती हैं ताकि शांति बनी रहे, घर चलता रहे। लेकिन इस तथाकथित शांति की कीमत हमेशा घर की औरतें ही क्यों चुकाती हैं? बिल्कुल। मंजू माई ने तय किया कि इस झूठे प्यार की गुलामी सहने से कहीं बेहतर है अकेले स्वाभिमान से जीना। लेकिन यहाँ लेखिका ने एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ भी दिया है जो काफी कड़ा लग सकता है। हाँ, वो राम और सीता वाला संदर्भ। मैं यहाँ श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगी कि हम यहाँ जो भी चर्चा कर रहे हैं वो पूरी तरह से लेखिका पायल श्रीवास्तव के दृष्टिकोण और स्रोत पर आधारित है। हम किसी भी विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण को सामने रख रहे हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो लेखिका मंजू माई की पुरुषों के प्रति घोर निराशा को समझाने के लिए ये संदर्भ देती हैं। वे लिखती हैं कि हमारे समाज में जब मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम ने भी अपनी पत्नी सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी अपनाने से मना कर दिया था, तो फिर एक साधारण पुरुष से कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है? ये बहुत ही गहरी सांस्कृतिक कंडीशनिंग की बात है। बिल्कुल। लेखिका का तर्क है कि इसी पृष्ठभूमि के कारण मंजू माई को ये यकीन ही नहीं होता कि फूल का पति उसे कभी वापस ढूंढने आएगा। उनके मन में पुरुष का जो खाका है वो सिर्फ वर्चस्व, हिंसा और धोखे से भरा हुआ है। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही भावुक पल आता है। फूल का पति दीपक सच में उसे ढूंढते हुए उस स्टेशन तक पहुंच जाता है। और वो सिर्फ उसे वापस ले जाने नहीं आता। हाँ, वो उसे अंग्रेजी में आई लव यू भी कहता है। लेखिका बताती हैं कि जब मंजू माई फूल को ढूंढने के लिए छपे हुए वो पोस्टर देखती हैं, तो उनका वो कठोर नारीवाद पिघल जाता है। वे अरसे बाद अपना मुंह मीठा करती हैं। ये दृश्य बताता है कि कितनी भी कड़वाहट क्यों न हो, एक सच्चा और बराबरी का रिश्ता आज भी उम्मीद जगाता है। बिल्कुल। और अब हम इस लेख के सबसे वैचारिक और शायद सबसे गहरे हिस्से की तरफ आते हैं, जहां लेखिका ने भारतीय नारीवाद पर पसमानदा बहुजन दृष्टिकोण से एक बहुत ही गहरी टिप्पणी की है। ये हिस्सा इस लेख की जान है। यहाँ भी मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि हम निष्पक्ष रूप से इस रिपोर्टिंग को आपके सामने रख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि लेखिका जिस सवर्ण नारीवाद और पसमानदा बहुजन दृष्टिकोण की बात कर रही हैं, इस फिल्म की कहानी से उसका क्या कनेक्शन है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेखिका का तर्क है कि पश्चिमी नारीवाद और भारतीय नारीवाद को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था की एक बहुत ही ठोस और कड़वी सच्चाई है। लेखिका का मानना है कि भारत में नारीवाद का जो स्वरूप मुख्यधारा में सबसे ज्यादा हावी दिखता है, वो अक्सर सवर्ण केंद्रित यानी अपर कास्ट होता है। अच्छा। उनका तर्क है कि ये सवर्ण नारीवाद अक्सर बहुजन यानी पिछड़े और दलित वर्गों की महिलाओं की मुश्किलों को कम करने के बजाय और बढ़ा देता है, क्योंकि ये उनके जमीनी यथार्थ को नहीं समझता। लेकिन इसे हम फिल्म के किरदारों जैसे फूल, जया और मंजू माई पर कैसे लागू करके देख सकते हैं?
मतलब मुझे ये बात एक उदाहरण से समझाइए ताकि सब आसानी से समझ सके। इसे समाजशास्त्र में कल्चरल कैपिटल या सांस्कृतिक पूंजी कहा जाता है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 बच्चे हैं। एक के घर में बचपन से ही एक बड़ी लाइब्रेरी है। माता पिता दोनों पढ़े लिखे हैं और रोज दुनिया जहान की बातें करते हैं। ठीक है। और दूसरे बच्चे के घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। किताबें तो बहुत दूर की बात हैं। अब जब दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे तो जिसके घर में लाइब्रेरी थी उसे एक अदृश्य फायदा मिलेगा, जिसे हम इनविजिबल हेड स्टार्ट कह सकते हैं। यही कल्चरल कैपिटल है। ओहो, तो लेखिका का मतलब ये है कि जया के पास वो कल्चरल कैपिटल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेखिका संभावना जताती हैं कि जया शायद उस सामाजिक या जातिगत पृष्ठभूमि से आती है जहां उसके पास वो सांस्कृतिक पूंजी है। इसीलिए वो बड़े सपने देख पाती है, जैसे उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, उसे देहरादून जाके पढ़ना है। और फूल और मंजूमाई के सपने इतने बड़े नहीं हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास वो पूंजी नहीं है। उनके पास कोई दुनिया बदलने वाले या सत्ता हासिल करने वाले सपने नहीं हैं। उनका संघर्ष बिल्कुल जमीनी स्तर का है, अपना वजूद बचाने का, रोज की रोटी कमाने का और सम्मान से जीने का। वाह, ये सच में एक माइंड ब्लोइंग नजरिया है। मतलब फूल सिर्फ अपने पति के साथ खुशी से रहना चाहती है और मंजूमाई सिर्फ स्टेशन पर शांति से अपनी चाय बेचना चाहती है। उनका नारीवाद बड़ी बड़े शब्दों या डिग्रियों में नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़ने और साथ मिलकर खड़े होने में है। ये कोई सैद्धांतिक नारीवाद नहीं है, ये रोजमर्रा के सर्वाइवल या अस्तित्व का नारीवाद है। और लेखिका इसी बात को स्थापित करना चाहती हैं कि नारीवाद का एक ही पैमाना नहीं हो सकता। जया की आजादी के मायने अलग हैं और फूल या मंजूमाई की आजादी के मायने बिल्कुल अलग, और दोनों ही अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम पायल श्रीवास्तव के इस पूरे विस्तृत और शानदार विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो वो क्या है? मुझे लगता है कि इस लेख का सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी भी विचारधारा, चाहे वो नारीवाद हो या कोई और वाद, उसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ अपने विचारों को थोपना या किताबों में खुद को सही साबित करना नहीं होना चाहिए। एकदम सही। उसका अंतिम लक्ष्य बस इस बुनियादी सच्चाई को स्थापित करना होना चाहिए कि हम सब इंसान हैं और सिर्फ इंसान होने के नाते समानता, सम्मान और प्यार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक हमारे समाज में लिंग, जाति या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव रहेगा, तब तक कोई ना कोई नई विचारधारा आकार लेती रहेगी। और वो विचारधारा हमेशा उन लापता कहानियों का पता पूछती रहेगी जिन्हें समाज ने जानबूझकर हाशिए पर धकेल दिया है। बिल्कुल। हमारे आज के इस चर्चा ने सच में कई परतें खोली हैं। और इस पूरी पड़ताल के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे जीवन के कितने फैसले सच में हमारे अपने हैं। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी सफलता, हमारे सपने और हमारी आज़ादी के पैमाने भी इस बात से तय होते हैं कि समाज में हमारी वो सांस्कृतिक पूंजी कितनी है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोचिए, हमारे अपने अस्तित्व का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो अब भी समाज की नजरों से लापता है? क्या हम उस ढांचे को पहचान पा रहे हैं जिसमें हम अनजाने में जी रहे हैं? ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हम सबके साथ रहेगा। अगली बार जब हम सब कोई फिल्म देखेंगे तो शायद उसमें सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि अपने आसपास के समाज की सच्चाई भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज की इस गहराई से पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की इन छिपी हुई परतों को समझना कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये जरूरी जरूर है। हम फिर लौटेंगे एक नए स्रोत और एक नई सोच के साथ। तब तक अपने आसपास की कहानियों को और उन लापता हिस्सों को ध्यान से देखते रहिए।